Hi, I'm Dr. Bhavna Khan, rheumatologist in Dubai. It gives me great pleasure to introduce this amazing book, The Wellness Guide to Arthritis, written by Dr. Humaira Badshah. It is simple yet comprehensive. It is scientific and evidence-based. Apart from giving you information on various forms of arthritis, the treatment options, it has very simple illustrations on day-to-day exercises for patients with rheumatic diseases such as rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, etc. My favorite is on the diet and arthritis. This is one of the common questions asked by all my patients, how they can modify their diet to benefit their arthritis. And this book has it all. Good evening, everyone. Assalamu alaikum. And this is our second part of our evening tonight. It's going to be the Urdu Hindi session. It's my pleasure to introduce my colleagues and my friend, Dr. Bina Hamid and Dr. Shazia Abdullah. And Dr. Bina Hamid is a consultant rheumatologist who is trained in the UK, and she has moved here in the United Arab Emirates, I think in 2015, and she's currently practicing in King's College in Dubai. And Dr. Shazia Abdullah, again a UK trainee who moved to the United Kingdom to move to the United Arab Emirates from the United Kingdom, I think probably in 2016, and she is a consultant rheumatologist in Abu Dhabi. It's my pleasure also to introduce our guest tonight, Mr. Zulf Khan, who is, I think, going to share with us his journey with one of the diseases that we look after as rheumatologists. The session is going to be in Urdu and Hindi, so I'll hand over to my colleagues, Shazia and Bina. Thank you. Walaikum salam. Thank you. Alaikum salam. And thank you, Amal, for the introduction. So, जैसे डॉक्टर अमन ने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर बीना है और डॉक्टर शाज़िया अब्दुल्ला मेरे साथ हैं आज इस सेशन में। तो इस सेशन को हमने कुछ इस तरह से तरतीब किया है कि पहले हम एक दूसरे से सवालात करेंगे, वो कि सवालात हैं जो कि आमतौर पर मरीज हमसे हमारे क्लिनिक्स में करते हैं, ताकि सुनने वालों को थोड़ी जानकारी हो जाए कि असल में किस तरह की बीमारियां हम तशखीस करते हैं, उनका इलाज किस तरह मुमकिन होता है। और फिर मिस्टर खान हमें अपना स्टोरी बताएंगे कि किस तरह से उनका बीमारी का तशखीस हुआ और किस तरह से उनका इलाज हुआ। तो सबसे पहले डॉक्टर शाज़िया, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जब मरीज आपके पास आते हैं तो उस वक्त कौन सी इलामात होती हैं कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि इनको जोड़ों की बीमारी हो सकती है या फिर कोई दूसरी ऑटोइम्यून बीमारी हो सकती है? इसमें यह है डॉक्टर बीना कि ये जो लफ्ज़ आर्थराइटिस है, ये बहुत ही एक वसी टर्म है और इसके अंदर बहुत ही तरह की मुख्तलिफ इक़साम की आर्थराइटिस आ जाती है। आज के सेशन में हम ज़्यादातर बात करेंगे ऑटोइम्यून आर्थराइटिस, जिसको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस भी कहा जाता है। ये आर्थराइटिस की वो किस्म है जिसमें आपके जिस्म के अंदर और आपके जोड़ों के अंदर सोजिश आ जाती है, और इसके अंदर भी आगे डिफरेंट तरह की बीमारियां मौजूद हैं। सबसे जो कॉमन है, जिसके बारे में अक्सर लोगों ने सुना होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा इस ग्रुप के अंदर ल्यूपस भी आ जाता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस भी आ जाता है, जिसमें जल्द की बीमारी होती है और उसके साथ जोड़ों की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा इसमें और भी डिफरेंट तरह की आर्थराइटिस आ जाती है। हर बीमारी की एक खास इलामात होती हैं, लेकिन इस सवाल के जवाब में मैं जो जनरल अलामात हैं उनका जिक्र करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मजमूई तौर पे जो ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं वो ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं आदमियों के निस्बत, लेकिन आदमियों में भी होती हैं।
और अगर आप उम्र के बारे में देखें तो ये किसी भी उम्र में हो सकती हैं, बच्चों में भी होती हैं, बड़ों में भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो उम्र है 20 से 45 साल की जो उम्र है उनमें ज़्यादातर इसकी जो पहली तशख़ीस है अमूमन इस एज ग्रुप में होती है। ये जोड़ों की बीमारी है तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जोड़ों में तकलीफ की शिकायत करते हैं। ये जिस्म के किसी भी जोड़ को इफेक्ट कर सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आपके जो उंगलियों के जोड़ हैं, जो छोटे जोड़ हैं जिस्म में, जिस तरह उंगलियों के जोड़ हैं, पाँव के जोड़ हैं, कलाइयाँ हैं, टखने हैं, इनको ज़्यादा इफेक्ट करती है, लेकिन ये कंधों में और घुटनों में भी हो सकती है। इसकी खास बात यह है कि ये जो दर्द है ये सबसे ज़्यादा जो है मरीज सुबह के टाइम पे ज़्यादा फील करते हैं, यानी कि जब वो बिस्तर से निकलते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और ये टाइम उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और दर्द के साथ उनके जिस्म में एक खास किस्म का अकड़ाव आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनके लिए हिलना जुलना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे दिन आगे चलता है उनका जो दर्द है और उनका अकड़ाव है वो निस्बतन कम होना शुरू हो जाता है। चूंकि ये सोजिश है इसलिए दर्द के अलावा जो जोड़ हैं वो कई दफ़ा सूज भी जाते हैं और विजिबली नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि जोड़ पहले से बड़े हो गए हैं। अगर आप उनको हाथ लगाएं तो वो अक्सर गर्म आपको लगता है कि जैसे गर्म हो गए। क्योंकि जिस्म में ये सोजिश है इसलिए ये जोड़ों के अलावा बाकी जिस्म के हिस्सों को भी अटैक करना शुरू कर देती है। जैसे मरीज अक्सर कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है और जो दिन का काम है ख़वातीन के लिए, घर का काम करना या बाहर का काम करना, उसमें उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आनी शुरू हो जाती है। कई मरीज अक्सर उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है या उनको हल्का सा बुखार की कैफियत महसूस होती है। और इसके अलावा जो जिस तरह इनमें मैंने एक बताया, इसमें एक टाइप ल्यूपस है। ल्यूपस में ख़ास तौर पे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो जिल्द के ऊपर रैशेस बनने शुरू हो जाती हैं। जैसे जब ये ऐसे मरीज धूप में जाते हैं तो उनके चेहरे के इस हिस्से पे, नाक और गालों के हिस्से के ऊपर एक खास किस्म की सुर्ख किस्म की रैश बन जाती है और जो बाकी हिस्से सूरज के से एक्सपोज होते हैं उनके अंदर रैश बनती है। जब ये बीमारी अगली स्टेज में दाखिल होती है तो कई दफ़ा ये जिस्म के दूसरे अज़ा को भी अटैक करना शुरू कर देती है। तो कई दफ़ा मरीज उन इलामात के साथ भी जाहिर अपने आप को करता है, जैसे ये जो दिल है उसके गिर्द एक झिल्ली होती है, उसमें सोजिश हो जाती है, उसकी वजह से कईयों को चेस्ट पेन होनी शुरू हो जाती है या हल्की सी सांस में तकलीफ हो जाती है। अगर इससे आगे चले ये मर्ज आगे चले तो गुर्दों के अंदर सोजिश हो जाती है, जिसके अंदर टांगों में सोजन होनी शुरू हो जाती है। कई दफ़ा ये दिमाग को भी असर करती है और उसके फिर खास इलामात होती है। लेकिन ऑन द होल जैसे मैंने आपको बताया है, सबसे पहले अक्सर ये जिल्द से और जोड़ों में शुरू हो। तो ये वो कॉमन इलामात हैं। अगर ये मरीज के पास हों तो उनको ज़रूर एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाके मशवरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया, आपने बड़ा अच्छा बताया बीमारियों के बारे में। आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, आप किस तरह से उनकी तशखीस कर पाती हैं? क्या कोई स्पेशल टेस्ट होते हैं आप करती हैं जिससे आपका मालूम पड़ता है कि आपने कहा कि बहुत सी बीमारियों की, तो कैसे पता चलता है कि एक मरीज को एक ये वाली बीमारी हो रही है? इसमें ये है कि इसके ब्लड टेस्ट होते हैं। कई तो जनरल ब्लड टेस्ट हैं, जिस तरह सोजिश का ब्लड टेस्ट है जिसको CRP या ESR कहा जाता है। तो जनरली ऐसे होता है कि खून में सोजिश की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है, जिससे पता चलता है कि जो भी आपको बीमारी है वो सोजिश की वजह से। लेकिन इसके अलावा इसके खास ऑटोइम्यून ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि खून में होते हैं। और जब ऑटोइम्यून डिजीज होती है तो हमारा जिस्म एक खास तरह की प्रोटीन्स बनाता है जिसको हम ब्लड टेस्ट के जरिए मालूम किया जा सकता है। इसमें अगेन मुख्तलिफ तरह के ब्लड टेस्ट हैं लेकिन जो कॉमन है, जो कि अक्सर डॉक्टर जिनका अक्सर जिक्र करता है, उनका नाम है ANA और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ये एक अमूमी टेस्ट है जो कि किसी भी ऑटो इम्यून जोड़ों की बीमारी के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके लिए स्पेसिफिकली एक रूमेटॉइड प्रोटीन या रूमेटॉइड फैक्टर होता है। इसके अलावा anti-CCP एंटीबॉडी है। इसके अलावा इसी तरह और बहुत सी एंटीबॉडीज हैं या प्रोटीन्स हैं जिनका खून के जरिए
पता चलाया जा सकता है। ब्लड टेस्ट के अलावा हम कुछ और टेस्ट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जोड़ों में तकलीफ है तो उन जोड़ों के एक्सरेज किए जा सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो है हाथों के और पाँव के एक्सरेज किए जाते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस चूंकि छोटे जोड़ों में होता है तो इन जोड़ों के एक्सरेज किए जा सकते हैं। अलबत्ता ये बात है कि अगर बीमारी के शुरू में मरीज चला जाए तो एक्सरेज के में अक्सर चीज़ें नहीं जाहिर होती, तो उसके लिए जो ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड है, जिसमें जोड़ों का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जो सोजिश है वो बहुत ही वाज़िया तौर पे नज़र आनी शुरू हो जाती है। जिन सेंटर्स में अल्ट्रासाउंड मौजूद नहीं है वहाँ पे MRI स्कैन होता है और MRI स्कैन के ज़रिए भी होता है। अगर इस चीज़ का हमें शक हो कि जो बीमारी है वो जोड़ों के अलावा जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी इफेक्ट करना शुरू हो गई है, तो उसके लिए हम गुर्दों के ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन का टेस्ट करते हैं कि उसमें प्रोटीन ना आ गई हो। इसके अलावा लिवर का या जिगर का टेस्ट करते हैं। अगर हमें हार्ट का या हमें ब्रेन का या अगेन किडनीज का खतरा हो तब उनके लिए भी स्कैन किया जा सकता है। लेकिन अलबत्ता मैं ये बात करना चाहूँगी कि ब्लड टेस्ट और ये सारी जो टेस्ट हैं ये अपनी जगह हैं, लेकिन जो हम इसकी तशखीस करते हैं वो सिर्फ टेस्ट की बिना पर नहीं करते। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पेशेंट की इलामात क्या हैं। जब हम उनको एग्जामिन करते हैं क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल में या तो हमें उनकी एग्जामिन करने पे हमें उनके जोड़ किस तरह के दिखाई देते हैं, कैसे उनकी एग्जामिनेशन होती है और उसके अलावा ब्लड टेस्ट। तो ये तीनों चीज़ें मिल के इन बीमारियों की तशखीस में हमारी मदद करती हैं। कई लोग ऐसे हैं कि उनके पास सिर्फ ब्लड टेस्ट होते हैं, यानी कि कई ऐसे भी अब मेरे पास क्लिनिक में लोग आते हैं जिनके सिर्फ ब्लड टेस्ट पॉजिटिव होते हैं लेकिन उनको इलामात नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं है, हमेशा यही नहीं होता कि आपको बीमारी है। इलामात और टेस्ट मिलके इस बीमारी की तशखीस करते हैं। एक और सवाल जो अक्सर मरीज हमें पूछते हैं जब उनका पहली तशखीस होता है, वो परेशान हो जाते हैं, अक्सर पूछते हैं कि क्या ये मेरी बीमारी मेरे बच्चों को भी लग सकती है, तो इस पर कुछ बताना पसंद करेंगे आप? पहले तो इसकी बात है कि ये कोई इन्फेक्शन नहीं है जो कि एक इंसान से दूसरे को लग जाए या माँ जो है अपने बच्चे को हमेशा पास ऑन कर दे, और ये ना ही कोई स्ट्रिक्टली मौरूसी बीमारी है जो हमेशा माँ अपने बच्चे को आगे दे देती है। अलबत्ता साइंस की तहकीक से हमें ये पता चला है कि एक मौरूसी तौर पे एक टेंडेंसी होती है, यानी कि अगर आपके फैमिली में किसी एक मेंबर को ये बीमारी है तो थोड़ा बहुत चांस है कि जो उस खानदान के बाकी लोग हैं उनको ये बीमारी होने का चांस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ हमेशा अपने बच्चे को ये बीमारी पूछ देगी। एक टाइप जो ल्यूपस है उसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी। ल्यूपस का जो एक खानदान है जिसको कनेक्टिव टिश्यू डिजीज कहा जाता है, उसके अंदर एक बीमारी जिसको शॉगरेन सिंड्रोम कहा जाता है, उसके अंदर एक खास प्रोटीन होती है जिसको एंटी-रो एंटीबॉडी कहा जाता है। ल्यूपस में भी होता है और शॉगरेन में भी होता है। अगर वो किसी खातून में मौजूद है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो अपने गायनोकोलॉजिस्ट को इसका जिक्र करे, क्योंकि वो एंटीबॉडी अक्सर जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर जा सकती है और उसकी वजह से कुछ इलामात बच्चे के अंदर आ सकती हैं। तो अगर ऐसी कोई एंटीबॉडी औरत में मौजूद है तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने गायनोकोलॉजिस्ट से बाकायदगी से मिले और गायनोकोलॉजिस्ट उसके ज़्यादा फ्रीक्वेंट उनके अल्ट्रासाउंड करेंगी और वो इस बारे में फिर उनकी मदद कर सकती है। शुक्रिया शाज़िया। मेरे ख्याल से अभी ऐसा करते हैं कि हम बात कर लेते हैं कि बीमारियों के इलाज के बारे में। हाँ, तो अब थोड़ा सा डॉक्टर बीना मैं आपसे भी कुछ सवालात करूंगी। जैसा कि हमने बात की है कि इसमें बहुत ही डिफरेंट तरह की इकसाम है और इसमें पूरे जिस्म के अंदर सोजिश भी हो जाती है, तो क्या इसका इलाज मुमकिन है इस आर्थराइटिस का? जी डॉक्टर शाज़िया, मुमकिन है। अगर आप बात करती हैं कुछ सालों 20-30 साल पहले की बात करेंगी तो मैं कहूँगी तब बहुत लिमिटेड सा इलाज था, क्योंकि एक तो ये वजह थी कि साइंस की इतनी तहकीक बहुत हमारे नहीं पता था, हमें बीमारी के बारे में ज़्यादा
और दवाइयाँ भी बहुत कम थी मयसर के जिसको हम इस्तेमाल करके इनका इलाज करते थे। और लाइल्मी की वजह से मरीज भी बहुत देर से डॉक्टर के पास पहुंचते थे। तो तब ये हमारे साथ मसला था कि मरीजों का इलाज मुमकिन नहीं हो पाता था जैसा कि आजकल के दिनों में हम करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक तो मरीजों को भी मीडिया और लोगों को पता चल गया कि बीमारियां हैं और हम जल्दी अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। दूसरा ये कि दवाइयां जो है हमें बहुत अच्छी मिल चुकी हैं। आजकल के दौर में बहुत जदीद किस्म की दवाइयां आ गई हैं जो असर करती हैं। लेकिन उसमें बात यही है कि अगर हम इन बीमारियों का इलाज, जैसे आपने बताया कि ब्लड टेस्ट होते हैं, डॉक्टर्स उसके बारे में ट्रेनिंग करके आते हैं, तो उनको जल्दी पता चल जाता है कि मरीज को क्या बीमारी है। और अगर उस शुरू के स्टेज में अगर हम मरीजों का इलाज कर दें तो बहुत हद तक हम बीमारी को ना सिर्फ काबू में ला पाते हैं बल्कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि उनको बहुत जल्दी पकड़ने पे खत्म भी किया जा सकता है। तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि मरीज जो है जैसे ही उसके अलामत जाहिर हो तो वो अपने डॉक्टर को पहले दिखाए और उसके बाद जब उनका इलाज हो जाता है फिर दवाई जो है ना उनको सही दी जाए। तो ये एक मैं समझती हूँ एक की फैक्टर होता है। तो डॉक्टर बीना, जब एक दफा मरीज जो है उसका इलाज शुरू हो जाता है और वो दवाई लेना शुरू कर देता है अपने रूमेटोलॉजिस्ट से, तो क्या ऐसा है कि वो बस दवाई लेता रहे सारी जिंदगी और दोबारा ना आए, या आपका क्या ख्याल है कि मरीज को बार बार डॉक्टर के पास दोबारा आने की जरूरत है उसको दवाई शुरू करने के बाद? इसमें ये है डॉक्टर शाजिया के जैसे आपने बताया कि बहुत सी बीमारियां हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे अगर आप ऑटोइम्यून की बीमारियों की बात करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की आपने बात की, तो ये बीमारियां कुछ पेचीदगी के साथ आती हैं और इनका इलाज भी बहुत सख्ती से हमें करना पड़ता है। दवाइयां जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम इन मरीजों को साथ साथ में देखें ताकि हमें पता चले कि पहले ये दवाइयां कर रही हैं या नहीं कर रही। दूसरा, हम जानना चाहते हैं कि इनको साइड इफेक्ट्स तो मरीज को नहीं आते। कभी कभार ऐसा होता है कि मरीज को अगर ये दवाई के साथ साइड इफेक्ट आते हैं वो छोड़ देते हैं और फिर बीमारी बढ़ जाती है, तो वो भी ठीक नहीं है। बेहतर ये होता है कि जैसे आप डॉक्टर को आप दिखाएं और उनको बताएं कि मुझे इस दवाई से ये तकलीफ हो रही है या मैं इसको जो है टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो उस वक्त फिर ये होता है कि हम बीमार की दवाई बदल देते हैं, कुछ और दे देते हैं। दूसरा ये कि जब उनके ब्लड टेस्ट हम रेगुलर करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा एक दवाई के साथ, तो वो बहुत जरूरी होता है। और एक वजह ये भी है बार बार डॉक्टर को देखने की कि डॉक्टर जब दवाई आपकी शुरू करते हैं तो उस वक्त कम मिकदार में करते हैं ताकि साइड इफेक्ट्स ना आए। फिर आस्ता आस्ता हम ये देखते हैं कि आप दवाई जो है टॉलरेट कर रहे हैं, आपके ब्लड टेस्ट ठीक आ रहे हैं, फिर आस्ता आस्ता उन दवाइयों की जो मिकदार है उनको बढ़ाया जाता है यहाँ तक कि आपका जो है ना बीमारी को हम पूरी तरह से काबू में ला सकें। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है। फिर हमने ये भी जानना आपने बताया जैसे कि पेचीदगियां हो जाती हैं बीमारी के साथ, जब तक आप अपने डॉक्टर को बार बार नहीं दिखाएंगे वो पेचीदगियां हमें नहीं मालूम पड़ेंगी तो हम फिर उनका फोकस तरीके से इलाज नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप डॉक्टर्स को लगातार दिखाएं। और मैं ये भी कहूंगी इस मौके पे कि आप कोशिश करें कि एक ही डॉक्टर के साथ रब्ता रखें। एक डॉक्टर के बाद दूसरे के पास जाना या तीसरे के पास जाना जो है वो खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर है कि एक डॉक्टर आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है, उन्होंने जो टेस्ट किए उनका पता होता है। दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दोबारा से आपका फिर होगा, तो उसमें आपको कभी कभी इलाज में देर भी हो जाती है। तो ये भी एक इसमें जरूरी फैक्टर आ जाता है। तो डॉक्टर बीना, हमने सारे मरीज से भी बात करनी, लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपसे एक और बात करना चाह रही हूँ कि आपने कहा है कि दवाई का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब अगर कोई खातून प्रेग्नेंट होना चाहे तो उस सूरत में फिर वो क्या प्रेगनेंसी मुमकिन है इन सब दवाइयों के साथ और बीमारी के साथ? डॉक्टर शाजी, आपने बहुत अच्छी ये बात पूछी है, क्योंकि हमें पता है कि ऑटोइम्यून डिजीज जैसे आपने कहा कि औरतों में ज्यादा होती हैं और उस उम्र में भी ज्यादा होती हैं जिस वक्त के आमतौर पे बच्चे लोग जो है अपनी फैमिली करते हैं एक्सपैंड।
तो उसमें ये है कि जब कोई खातून चाहे कि वो अपनी प्रेगनेंसी करे, बच्चे अपनी फैमिली को एक्सपेंड करे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने डॉक्टर से मशवरा करें उस वक्त जबकि वो प्लान कर रही है। उसकी वजह ये है कि कुछ दवाइयां जो हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती बेबी के लिए। तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि हम वो वाली दवाइयां उनको देते हैं जो कि दौरान हमल जो इस्तेमाल कर सकती हैं। और तीसरी बात ये है जो कि और भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जब तक उसको कंट्रोल ना कर ले उस वक्त तक प्रेगनेंसी करना ठीक नहीं होता, क्योंकि उसमें एक तो माँ को भी खतरा होता है जान का और बच्चे के लिए। तो इस की वजह से बहुत जरूरी होता है कि डॉक्टर्स को आप पहले बताएं कि मेरा इस तरह से मुझे हमल करना है, तो ताकि उसकी आपकी बीमारी कंट्रोल हो और वो दवाइयां जो हैं वो आपकी 3 से 6 महीने पहले बदल दी जाए, क्योंकि ये दवाइयां जो हैं ये जिस्म में काफी अरसा रहती हैं। जब स्टॉप भी करते हैं तो 3 से 6 महीने लग जाते हैं उनको आपके जिस्म को छोड़ते हुए। तो इसलिए ये चीज आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि ये बहुत जरूरी है कि डॉक्टर से आप मशवरा करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीना, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, आर्थराइटिस है, उसके इलाज के बारे में बताया और काफी एस्पेक्ट इसके आपने कवर किए। स्टूडियो में हमारे पास एक मरीज भी मौजूद है, मिस्टर जुल्फान, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। काफी सालों से उन्होंने बहुत बहादुरी से इसका मुकाबला किया है। तो मैं मिस्टर खान से अब थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगी। तो मिस्टर खान, वेलकम, और आप थोड़ा सा अपनी बीमारी के बारे में बताएंगे कि किस तरह से शुरू हुई और आपने क्या क्या इसकी ट्रीटमेंट्स आपने दी और किस तरह से इसने आपकी जिंदगी को इफेक्ट किया। जी, गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज सुन सकती है ना हमारी? जी जी, आप ऑनलाइन। जी जी जी, एक्चुअली मेरी आर्थराइटिस जब स्टार्टिंग हुआ तो मुझे फिंगर में पेन आया, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई मामूली ऐसी पेन होगी। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट नॉर्मल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ये वो मैंने स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद मैंने लोगों को कंसल्ट किया, कई डॉक्टर को। तो लास्ट में जब ज़्यादा मेजर हो गया, एकदम हालत ऐसी होगी कि मैं व्हील चेयर पे आ गया, तो उस टाइम मुझे किसी ने एड्रेस दिया, हमारा ये डॉक्टर भावना खान, ठीक है। तो वहाँ पे मैं गया, उनके पास व्हील चेयर पे गया। मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन किसी की दिख नहीं रही थी वहाँ पे, कोई उनका ऐसा कोई पेशेंट नहीं था। उन्होंने इमीडिएटली मुझे एडमिट किया, उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट हुआ और चलता रहा। अभी इसको मैं शॉर्ट आपको ये बताता हूँ। आज मैं 2012 से लेके आज 21 में मैं हूँ। आज मेरी कंडीशन बहुत बेटर है और सिंस बिगनिंग वहाँ से लेके आज तक हमारी डॉक्टर भावना खान ही है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये कि ये चीज़ें जो मेरी रिकवर हुई है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जो फॉलो करना, मेडिसिन ये और खाना पीना भी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर कहती हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता था कि इससे भी होता है फ्रेश फूड खाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बहरहाल हमारी पोजीशन अभी ये है कि अभी मैं 2-3 मेडिसिन लेता हूँ और मैं फ्रैंकली मैं वर्कआउट करता हूँ, मार्केट में, ऑफिस में, हर जगह मेरा आना जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सुबह थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता हूँ और इवन कि नाइट तक जो मैं वर्कआउट करता हूँ मैं एग्जॉस्टेड भी नहीं होता हूँ, टू बी फ्रैंक रियली। तो ऐसा मैं फील करता हूँ। लेकिन सम टाइम मुझे अटैक होता है पेन का अभी भी। अभी मैं इंडिया से कल आया हूँ, तो इंडिया में था तो वहाँ मुझे अटैक हुआ, तो पेन हो रहा था फिंगर्स में, उसमें, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए। फिर वो क्या, एक्चुअली मेडिसिन भी मैं थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं थी, तो मैं दोबारा से मैं खाने लग गया और उसके बाद सही हो गया। तो अभी ये मेरी कंडीशन है वहां से लेके आज तक, यानी कि उस टाइम वर्स्ट कंडीशन थी, आज मैं एकदम फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाग दौड़ इजी हमारे लिए होगी सब कुछ। तो और आप क्या पूछना चाहेंगी तो मैं इसका आंसर करूँ आपको इन शॉर्ट। मैं देख रहा हूँ कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं। तो आपने बताया कि शुरू में जब आपकी बीमारी तशखीस हुई थी तो आप व्हील चेयर में आप क्लिनिक में गए थे, तो क्या ऐसा था कि आपको बीच में कुछ देर अपना काम छोड़ना पड़ा? पूरे एक साल में काम नहीं कर सका, पूरे 1 ईयर। वाइफ मुझे वॉशरूम तक लेके जाती थी, ऐसी हालत थी। लेकिन एक साल में मैं जो रिकवर हुआ हूँ, 6 महीने के बाद से रिकवर हुआ। 6 मंथ तो मैं ऐसे ही था, बेड पे ही था।
हॉस्पिटल से बेड पे, ये ऐसे ही चल रहा था। यहाँ तक कि एक्चुअली हुआ क्या कि बीच में मैंने कुछ लोगों के कहने पे ये आयुर्वेदिक मेडिसिन, दूसरे मेडिसिन, होम्योपैथिक, ये वो कई चीजों को मैंने टेस्ट किया, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। तो अब आप किन मेडिसिन पे आपको आजकल आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं? मैं आजकल सेलाजोफ्रिन 1 mg, सॉरी 500 की 2 टैबलेट लेता हूँ सुबह, और नाइट में अरावा की मेडिसिन है इंडियन लेफ्रा, वो सिंगल वो टैबलेट लेता हूँ, और साथ में सपोर्टिंग कुछ कैल्शियम वगैरह और सप्लीमेंट है कुछ, वो भी लेता हूँ। और वीकली मैं विटामिन डी 10,000 वो लेता हूँ 1। अभी मैं 50,000 लेने लगा हूँ, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया था, डॉक्टर भावना ने, तो मैं लास्ट विजिट हुआ था मेरा उनका, तो उन्होंने एडवाइस किया तो वो ले रहा हूँ। और फोलिक एसिड वीकली है, ये है, और कुछ ये सप्लीमेंट थोड़ा बहुत वो जो चलता है बस उसी से मैं। और दूसरा मैं केयर ये करता हूँ, मैं फ्रेश फूड खाऊं, ना कि फ्रिज का रखा हुआ 2 दिन का मैं नहीं खाता। वो मुझे ऐसा फील होता है जब भी 2-3 दिन का फूड ऐसा अगर खाया हुआ अगर फ्रिज का कुछ है ना, तो मुझे फील होने लगता है, तो अवॉइड करता हूँ मैं। लेकिन हाँ जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आप अपनी दवाई जो है आप बाकायदगी से लेते हैं, आप एक ही डॉक्टर से आप अपना इलाज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मैसेज है हमारे मरीजों के लिए। और उसके अलावा आपने ये बताया कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, आप अपना काम भी बाकायदगी से आप अब जारी रख सकते हैं, और आप अपने फूड का भी ख्याल रखते हैं। आपका क्या हाल है? आपकी तशखीस में शुरू में काफी टाइम लगा, तो क्या ये काफी कॉमन है कि जिन मरीजों को जोड़ों की बीमारी होती है उनकी जो तशखीस है उसमें अक्सर आप क्या समझते हैं कि अमूमन देर हो जाती है, और इसकी क्या वजह है? हाँ, ये तो बात सही है कि अगर देर होती है ना, देर तो हो गई तो उसके बाद कंडीशन और ज्यादा प्रॉब्लम में आती है फिर। तो उसके लिए रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। मैं होपलेस हो चुका था कंप्लीटली, मैं रिकवर हो पाऊंगा, मेरी वाइफ और मेरे पेरेंट्स सभी जो है कि परेशान थे। तो मैं बोला कि ठीक है, करेगा, बस दुआ करते थे सब लोग और कोशिश करते थे। हाँ, ये है कि डॉक्टर भी मैंने चेंज किया था बीच में, इधर उधर गए तो उससे भी और मुझे प्रॉब्लम हुई। वो आपकी बात सही है आप लोग की, और डॉक्टर बीना की उन्होंने कहा कि एक ही डॉक्टर रखना चाहिए, वो मैंने मिस किया था बीच में उस टाइम। तो फिर उसके बाद इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम भी बढ़ी मेरे साथ, और अभी तो मैं बहुत बेटर हूँ। अभी मैं जाता हूँ डॉक्टर से मिलने, बोलते कि तुमसे ज्यादा फिट तो मुझे कोई दिखता ही नहीं है रेमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ, जो कि मैं उस कंडीशन से लेके यहाँ तक। तो मैं बोलना चाहूंगा लोगों के लिए, जो हमारे बहुत से लोग हैं, मुझे कॉल आते हैं, मैं उनको एडवाइस करता हूँ जो मैंने जैसे लिया है। मैं यही बोलता हूँ कि बस कोशिश ये करें कि आप मेडिसिन टाइम पे लें, और डॉक्टर से जो 3 महीने का जो कंसल्टेंट है वो कंटिन्यू रखें। 3 महीने, जैसे मैं फिट हूँ तो मैं उसको स्किप करूँ 3 महीने का, 4 महीने का, ऐसा नहीं करना है। मैं पहले किया हूँ तो मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था, क्योंकि वो चीजें डोज कैसे लेना है, कई चीजें उसके अंदर आती है, टाइमिंग क्या होती है, वो वाकई समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो उसके हिसाब से अभी आई एम फीलिंग वेरी बेटर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग जो है कि ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा अच्छे से एक ही डॉक्टर के, सही आपने कहा, उसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए जी। और सवाल है तो बोलिए। डॉक्टर बीना, आप मजीद कुछ कहना चाहेंगी, या आप हमारे मरीज से कोई सवाल करना चाहेंगी? मैं ये सवाल करना चाहूंगी मिस्टर खान कि ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि शुरू में आपको इतनी तकलीफ थी कि आप बेड पे पड़ गए कुछ महीने, और फिर आप बहुत डिप्रेस हो गए थे इस वक्त, तो ये है कि उस वक्त आपका क्या फीलिंग्स थी टुवर्ड्स योर फैमिली? आपको फैमिली सपोर्ट मिली, आप समझते हैं, जो आप सोच रहे थे कि आपको हेल्प हो अपनी फैमिली से या आपके फ्रेंड्स से, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, फैमिली में मेरी वाइफ का पूरा फुल सपोर्ट था। तो मैं यहीं पे थे, दुबई में ही, सारे बच्चे फैमिली हमारी यहीं है। तो अच्छा सपोर्ट था, जिसकी वजह से मैं रिकवर हुआ। और होपलेस वो मुझे हमेशा बोलती थी कि नहीं, घबराना नहीं है, हो जाएगा। तो और साथ साथ मेन क्या है, डॉक्टर की भी बहुत अच्छी एडवाइस होती थी, वो भी मुझे हमेशा एडवाइस करती थी, या अगर निगेटिव फील करोगे या इस तरीके की, क्योंकि ये प्रॉब्लम निगेटिव से भी ज्यादा बढ़ती है। अगर निगेटिव थिंकिंग और होपलेस हो गए ना, तो फिर और वर्स हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि
मैं तो ये एडवाइस करूंगा लोगों के लिए कि अपने आप को आप बोल्ड समझे और स्ट्रांग समझे, चाहे जो भी कंडीशन हो। अगर नहीं समझेंगे तो फिर क्या है कि और भी आपको रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रिकवर में होने के लिए सबसे बड़ी बात मोटिवेशन जो होती है ना, वो डॉक्टर से भी मिली या फैमिली से भी मिलती रही। उसके साथ अब बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ हमारे साथ। और अब बस यही तो ये था हमारे साथ। और कुछ आप पूछना चाहे तो आप ये बताइए कि जब आपने दवाइयाँ शुरू की, आपको कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं आए? कभी ऐसा हुआ कि आप सोचें कि मैं छोड़ दूं, ये तो मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है इनको लेना? नहीं उस टाइम, लेकिन बाद में मुझे साइड इफेक्ट आया। मुझे एक टैबलेट थी, किस चीज का नाम उसका, तो मैं एक मिनट नाम भी देख के आपको बताता हूँ। तो टैबलेट तो उसकी वजह से मुझे टिनिटस की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट और कई डॉक्टर को मैंने कंसल्ट किया, कई जगह पे गया। तो वहां पे भी गया, तो वहां पे कई डॉक्टरों को दिखाया, टेस्टिंग हुई सारा, लेकिन अभी तक गया नहीं वो प्रॉब्लम। टिनिटस की कुछ आया है मेरे ख्याल से, वो मेडिसिन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो डिफरेंट एक्चुअली, वो क्या है, टीवी वगैरह जो बोलते हैं ना, उसकी मेडिसिन होती है। ये सिम्टम ऑफ टीवी समथिंग, ट्यूबरक्लोसिस समथिंग क्या बोलते हैं। तो बहरहाल वो बाद में सिम्टम भी नहीं रहा, और उसकी कुछ मेडिसिन मैंने लिया था, तो उसमें मुझे ऐसा फील हुआ। तो फिर मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया अपने, तो उन्होंने कहा नहीं, स्टॉप इमीडिएटली, डोंट नीड इट। तो मैंने स्टॉप कर दिया। तो अभी भी है वो जी चल रहा है। टिनिटस के साइड इफेक्ट है मेरे ऊपर। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको साइड इफेक्ट आए तो अपने डॉक्टर से बात की, बजाय कि वो खुद ही से जी, वो बात मेडिसिन करें। एक्चुअली वो मैं कंटिन्यू ले रहा था, मुझे मैंने बताया नहीं था डॉक्टर को। मैं फिर उसके बाद बाहर चला गया था, नहीं था यूएई में। तो फिर आके कंसल्ट किया, डिले भी हुआ। उन्होंने इन्होंने बोला चेंज कर इमीडिएटली स्टॉप। दिया। हाँ, तो मैंने स्टॉप किया इमीडिएटली। तो फिर उसके बाद वो जो पोजीशन कंडीशन है उतनी पे ही बनी है आज तक। टिनिटस की जो है ज्यादा मतलब इंक्रीज नहीं हुई। इंक्रीज नहीं हुई। ठीक है, हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता मुझे सोने में और किसी चीज में। चलिए, दैट्स गुड। ये लगता है कि आपका बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है आपकी बीमारी के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत जी। इम्पोर्टेंट है। फिर आपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, और फिर उसके बाद आपने एक्सरसाइज भी रखी, अपना न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा। आई थिंक ये आपका बड़ा अच्छा मैसेज है अपने दूसरे सुनने वालों के लिए, कि अगर आप दवाई लगातार लें, डॉक्टर के साथ लगातार उनके पास जाएं, अगर आपको कोई मसला आता है बीच में तो आप उसको डिस्कस करें। ये नहीं करें कि बस दवाई को बंद कर दिया, और उसमें फिर ये है कि इसी वजह से आप अच्छे हो गए। तो ये बड़ी सक्सेसफुल जर्नी मैं इसको कहूँगी आपकी, कि ठीक है, शुरू में आपको बीमारी बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया, लेकिन फिर ये था कि चूंकि आपने सॉर्ट ऑफ सेल्फ हेल्प की अपने, और आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है आपसे, तो उसकी अब पॉजिटिव रिजल्ट्स आए आपको। कि ये है कि आपकी जो मुश्किलात थी आपको काम करने में, सेहत के हवाले से, वो सब दूर हो गए। जी जी कुछ और मैसेज देना चाहेंगे आप अपने सुनने जी, वालों बस को? एक्चुअली बस यही कहना। अभी तो मैं समझ लीजिए कि जो वर्क है उसका डबल भी वर्क कर सकता हूँ। अभी एकदम फील ही नहीं होता कि मुझे अर्थराइटिस है, लेकिन वो सम टाइम अटैक आता है। वो क्या कि अपनी भी केयरलेस बोल सकते हैं, कि मिस किया मैंने मेडिसिन ये वो। लेकिन एक मैसेज मैं लोगों को ये देना चाहूंगा कि रेमोटॉइड जो डॉक्टर है, रेमोटोलॉजिस्ट डॉक्टर है, उसमें उनसे कंसल्ट करना। और प्लस जो हमारे में जो मेडिसिन है, हमको लगता है 10, 12, 15 मेडिसिन है रेमोटॉइड की, तो क्या डॉक्टर से मिलना, इसको लेते रहे, करते रहे। वो एक्चुअली वो हम समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हम जब भी कंसल्ट करते हैं एक नई चीज हमको मिलती है, नया एडवाइस मिलता है। वो इतना वैल्यूएबल होता है, उसके हिसाब से मैं टर्न करता हूँ तो चीजें और अच्छी हो जाती है। मैं कभी ऐसा नहीं कि मैं एकदम ही फिट हमेशा चल रहा हूँ। हम 4-6 महीने में, 5 महीने में होता है कि कभी कभी स्वेलिंग आ गई, कभी इसमें पेन ज्यादा हो गई, ऐसा भी है। लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, फिर खत्म, तो फिर उसके बाद मूव सही हो जाता है। अब मैं एक चीज और बता दूं, जब मेरा फर्स्ट टाइम जब ट्रीटमेंट चल रहा था, जब मैं व्हील चेयर पे था 6 मंथ, मेरा वेट इतना, मतलब आप यूं कह सकती है 40% वेट मेरा चला गया। मैं इतना थिन हो गया था, मुझे देख के लोग कहते कि ये क्या है, इतना ज्यादा मैं थिन हो गया था, पतला हो गया था उस टाइम, कि मैं बता नहीं सकता। कोई मुझे कह ही नहीं सकता था मैं कैसे रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं, कोई नहीं कर सकता था। तो बस ऊपर वाला है, बस उसने दिया सारी चीजें और मैंने फॉलो किया। मैंने ये सोचा है कि मैं कभी भी कोई अपॉइंटमेंट स्किप नहीं करूंगा डॉक्टर के साथ, ठीक है, और मुझे कोई डॉक्टर भी चेंज नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी स्टोरी शेयर की और आपसे मैं समझती हूँ ना सिर्फ दूसरे लोगों ने लर्न किया बल्कि हमने भी लर्न किया। आपका थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो डॉक्टर शाजिया, आपको कोई क्वेश्चन तो इससे बिफोर कि हम इसको आई थिंक हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेशन में ऑलरेडी कवर कर ली हैं, तो बस मैं यही दोबारा मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको लगे कि आपको ऐसी कोई डिजीज़ है तो आप इसका खुद से इलाज करने की कोशिश ना करें, अपने रूमेटोलॉजिस्ट से मिले, उनके मशवरे पे अमल करें। उन्होंने काफ़ी साल इसी चीज़ की ट्रेनिंग ली है, तो बेहतर है कि आप उनके मशवरे के साथ आगे चले और अपनी दवाइयों का इस्तेमाल जो है बाकायदगी से करें। बहुत शुक्रिया आपका। I think Dr. Amal Dinavi, she wanted to say something. I think well, I just said. I'm sorry that we don't understand the language. But no, I could actually concluded. Yeah, I could feel that it was quite a very interesting question, the discussion, and I could feel that I think we had a few questions from the audience as well. And it seems that it was a very interactive session, but we have to conclude now. So I think, thank you very much. Thank you, Dr. Bina, Dr. Shazia, and thank you very much, Mr. Zulfkan, for being with us tonight. And thank you for all the participants. And I wish to be a success for the rest of the World Arthritis Week, which seems to be a very successful event as usual. And I bless you all, and I wish you the best of health, inshallah. Thank you. Thank you so much. I was very happy to read the book published by Dr. Humaira Badsha, The Wellness Guide to Arthritis. I am a patient and was diagnosed with rheumatoid arthritis over 10 years ago. And I was very pleased because the book is not limited to just scientific or the traditional Western medicine approach to arthritis. Of course, it talks about the science and the different types of arthritis and the importance of having proper diagnosis and proper protocol for managing the condition, including medication and assistance by your physician. But the book goes well beyond. It's actually a holistic and integrative approach to the patient. Hello, this is Dr. Humaira Badsha, consultant rheumatologist, board member, and founder of the Middle East Arthritis Foundation. It gives me great pleasure to invite you to World Arthritis Week from the 10th to 15th of October. It's a completely online event. Come and learn from expert rheumatologists, physiotherapists, yoga specialists, and nutritionists about your arthritis. Hi, I'm Sandria. On behalf of the Middle East Arthritis Foundation, I would like to invite you to register to the World Arthritis Week, which happens from the 10th of October. A lot of doctor-patient discussions, professional speaking on mental and emotional well-being, yoga and Pilates and dance happening. So please go all out, register yourselves, friends and caregivers, and enjoy yourselves. مرحبا، أنا عبير. أنا كثير متحمسة وأنا عم بستنى الإصدار الجديد من أسبوع مرض التهاب المفاصل العالمي اللي حيكون أونلاين وحيبدأ ب 10 أكتوبر. جلسات ممتعة ومعلومات قيمة ومفيدة بانتظاركم، لهيك لا تنسوا تسجلوا حالكم وتسجلوا عائلاتكم وأصحابكم. بنشوفكم بجلسات الأونلاين. ديروا بالكم على حالكم.
Hi, my name is Devyani, and I have dealt with autoimmune disorders for over a decade now. The Wellness Guide to Arthritis by Dr. Humaira Badshah is not a book on just arthritis, but on a multitude of other autoimmune disorders. And what is really fantastic about this book is that she also details out recipes and a holistic way of actually dealing with these autoimmune disorders. This was a book I wish I had had when I was unwell, because it would have helped treat me faster and better, because information otherwise is only available in silos, and it all comes together in this book. So if you or your family member has an autoimmune disorder, I would highly recommend that you get your hands on this book. It will just make your life a lot simpler in providing you knowledge and ways to fix it and deal with it. Thank you.